बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वहशतनाक वीडियोस के मरकजी किरदार उस्मान मिर्जा और उसकी गैंग के खिलाफ अब घेरा तंग कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और टेलीफोन करके IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान से खुद तफसीलात तलब की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम मुलव्विस मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए कहा है। पुलिस अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने की हिदायत भी की है कि अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो इस पर सर्फ की जाएँ। मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, जबकि इस गैंग का चौथा किरदार मुल्ज़िम अदरास क़य्यूम बट भी गिरफ्तार हुआ, जिसे अदालत में पेश करके इसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। अहम बात यहाँ पर यह है कि इस चौथे मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन से भी मुतादिद वीडियोज़ बरामद कर ली गई हैं। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक इस चौथे मुल्ज़िम के मोबाइल से कुछ मज़ीद अफराद की ऐसी ही मिलती जुलती वीडियोज़ भी हासिल कर ली गई हैं। कब्जे में लिए गए मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। बादशाह एक खबर और सामने आई कि इस गैंग में शामिल 5वां मुल्ज़िम भी गिरफ्तार हो गया है, जबकि जो पुलिस है उसको मज़ीद 3 मुल्ज़िमान की तलाश अभी भी है। इसी हवाले से बड़े इंकशाफात मुतवक्के हैं, क्योंकि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अब तक गिरफ्तार होने वाले 4 मुल्ज़िमान एक गैंग के तौर पर काम करते हैं और ऐसे दीगर वाक़यात में भी मुलव्विस हैं। यही नहीं बल्कि गैंग फ्रॉड के केस में भी मुलव्विस था, जबकि मरकजी मुल्ज़िम दरिंदा सिर्फ उस्मान मिर्जा पर इससे पहले भी मुतादिद FIR दर्ज थी। जो वीडियो सामने आई जिसमें मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा अपने साथियों के हमरा एक लड़के और लड़की को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाता है, बल्कि उन्हें बरहना करने के साथ साथ नाजेबा हरकत के लिए मजबूर भी करता है। इस वीडियो के मुतासरा लड़के का बयान भी जो है वो कलमबंद कर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दोनों मुतासरीन जब वहां पर पहुंचे तो मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा नशे की हालत में वहां पर आया, जिसके बाद इसने कॉल करके मजीद 6 से 7 अफराद को वहां पर बुलाया। मुतासरा लड़के का यह बताना है कि वीडियो बनाने के लिए जो मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ वो मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा का ही था। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर यह मामला अभी तक ज़ेरे बहस है। बड़ी तादाद में सार्फिन इस वीडियो पर शदीद गुस्से और रंज का इजहार कर रहे हैं। मुतासरा अफराद के खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा भी किया जा रहा है। खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी मुतासरीन को डरा धमका कर मामला जो है उसको ठप कर दिया जाए। इसके साथ साथ एक और पहलू पर भी बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुतासरीन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, जिस पर अवामी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और लोग मुल्ज़िमान के खिलाफ हर सतह तक जाने और सजा दिलवाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। मुतालबा ये कर रहे हैं कि पुलिस मुतासरीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि कोई भी उन पर दबाव न डाल सके। इसी हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ्त जो है वो हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इस मामले को टेस्ट केस किस तरह से बनाया जा सकेगा, या वही होगा और बनाया भी जा सकेगा या नहीं, या फिर वही होगा जिस तरह के पहले कुछ सानेहात आए होकर गुजर गए, जिस तरह सानेहा साहिवाल है या फिर उसामा सत्ती के केस में हुआ। हमारे साथ जिस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा, जो कि इस केस के ऊपर तमाम तफसीलात जो हैं वो ले रहे हैं, फॉलोअप्स वगैरह ले रहे हैं, मोहम्मद उवैस साहब। उवैस, मुझे ये बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अब वाक़े का नोटिस ले लिया है, यकीनन अब उसके ऊपर जो है और तेज़ी के साथ काम हो रहा होगा। IG जो इस्लामाबाद है उनसे भी टेलीफोन के ऊपर बात हुई है, तो मज़ीद अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट हुआ है, कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, तफ्तीश का दायरा कार कहाँ तक पहुँचा? देखिए जी, आज 3 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब इस मामले का नोटिस लिया है तो उनकी जानिब से IG इस्लामाबाद को ये कहा गया है कि दायरा-ए-कार वसी किया जाए, इसमें जो भी मुलव्विस अफराद हैं उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और कानून के कटहरे में लाया जाए। ये क्योंकि बाअसर शख्स था उस्मान मिर्ज़ा, इसके बायस अब क्योंकि पुलिस ने दायरा-कार वसी कर दिया और कमरे में, क्योंकि FIR में तो 4 लड़कों का जिक्र किया गया था, लेकिन कमरे में उस वक्त 9 अफराद मौजूद थे और हमारी इत्तलात के मुताबिक आज 1 से 2 गिरफ्तारियाँ मज़ीद की जाएंगी। अब क्योंकि जो ऑफेंस लगाए गए हैं वो 354 और 341 है, क्योंकि 354 है किसी भी खातून के कपड़े फाड़ना और उसे पब्लिक कर देना, दूसरा 341 जो है वो किसी को भी हस्बे बेजा में रखना। अब क्योंकि ये दोनों ऑफेंस जो हैं ये तो पुलिस की जानिब से स्ट्रांग लगाए गए हैं, लेकिन FIR के मुताबिक और ख़ासकर अगर अदालत में केस उस वक्त कमज़ोर होगा और ये माजी का एक हिस्सा बन जाएगा कि जब तक इसमें जो एक्यूज़ हैं, जो लड़की है ख़ासकर, उसका बयान सामने नहीं आता, क्योंकि लड़के को, क्योंकि जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उसका बयान तो रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन इस सारे मंजर से अब तक लड़की का ताल्लुक लाहौर से था, वो मंजर आम से गायब हैं। क्योंकि बताया गया हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि वो लड़की उस रात इस्लामाबाद एक इंटरव्यू देने आई थी और रावलपिंडी से उसके दोस्त ने उन्हें पिक किया और जो उस्मान मिर्ज़ा है उसके कोलीग से, उसके साथी से कमरा एक रात के लिए रेंट पे लिया गया। इसके अलावा जब मज़ीद दायरा-कार बढ़ा, आगे तफ्तीश शुरू हुई
तो ऐसे नाम बीच में आए जिनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो मोबाइल फ़ोन्स निकले उनमें 3 से 4 मज़ीद ऐसी वीडियोस भी बरामद हुई हैं जो पुलिस के पास इस वक्त रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं, जिनको फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया है। अब अच्छा उवैस, मुझे ये बताइएगा कि वो इन्हीं मुतासरीन की वीडियोस थी, इन्हीं दोनों लड़का और लड़की की, या फिर कुछ और लोग भी थे जिनके साथ इस तरह की पहले भी हरकत की गई? वो वीडियोस जो थी वो मुख्तलिफ वीडियोस हैं। जो लड़का और लड़की के साथ तशद्दुद किया गया था वो वीडियो ये नहीं थी, इससे पहले भी। और इससे ये साबित हो रहा था क्योंकि पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया, थाना सिहाला में भी ऑलरेडी उस्मान मिर्ज़ा के ऊपर एक FIR दर्ज थी जिस पर वो बेल पर बाहर थे। अब क्योंकि जो दीगर वीडियोस बरामद हुई हैं वो 2 से 3 दीगर जो कपल्स थे उनकी वीडियोस बरामद हुई हैं, और ख़ासकर ये भी बताया गया है ये सब कुछ जो करवाया गया है वो जो उस्मान मिर्ज़ा है उसके मोबाइल पर शूट हुई हैं। इसलिए पुलिस की जानिब से तमाम तर जो मोबाइल थे वो कब्ज़ा में लेकर फ्रांसिक के लिए भेज दिए गए। और इसके अलावा पुलिस थाना गोल्डा की एक और कामयाबी कि उस वीडियो में दिखने वाला जो असलहा इस्तेमाल किया गया था पुलिस की जानिब से अब वो भी रिकवर कर लिया गया, जो कि एक सबूत के तौर पर कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। अब क्योंकि थाना SHO के मुताबिक जो इस केस का दीगर साथी हैं, क्योंकि अब तक 4 से 5 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और आज रात 1 से 2 गिरफ्तारियां मजीद अमल में लाई जाएंगी। जी नहीं तो वैसे जो तफसीलात आप बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कुछ और लोगों की वीडियोस भी उसके मोबाइल में मौजूद थी, तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये आदमी मुजरिम है और गैंग के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से ज़राए से ये भी हमें मालूम हुआ है कि ये वो गैंग था जो कि एक फ़्लैट लेते थे और उसे रेंट आउट करते थे। जब जैसे ही कोई कपल वहाँ पर आता था जो कि इनके नर्क में और इनकी बातों में आ जाता था, उसकी वीडियोस शूट कर ली जाती थी और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता था। ये मामला जो ये वीडियोस शूट हुई हैं ये 2 से 3 माह कबल हैं, लेकिन सामने था भाई जब उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से बारखा लड़की से रब्ता किया गया और उसको ब्लैकमेल किया गया और वीडियोस डिलीट करने के लिए लाखों रुपए तावान मांगे गए, लाखों रुपए की डिमांड की गई, जो कि ना पूरी होने पर ये वीडियोस। अच्छा, यानी इस वाक़े के बाद लड़की को ब्लैकमेल करने का सिलसिला भी जारी रहा। ये पता चल सका है वैसे कि ये वीडियोस फिर किस तरह से लीक हुई, क्या उन्हीं मुतासरीन की तरफ से या फिर उस्मान मिर्ज़ा की तरफ से हुआ क्या? क्योंकि आपने कहा कि ये फिर वीडियोस तब मंजर आम पर आई जब उनको ब्लैकमेलिंग का सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। ये क्योंकि इरफान उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से पहले लड़की को ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद वो धमकियों पर उतर आया और धमकियों के बाद जब लड़की की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया और ना ही लड़के की जानिब से कोई रिस्पांस दिया गया, उसके बाद जो उस्मान मिर्ज़ा है उसने अपने फेसबुक पर ये वीडियोस जो थी अपलोड की और दीगर इसके साथियों ने कमेंट्स के तौर पर भी ऐसी ही वीडियोस वहाँ पर अपलोड की, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर उठा और वीडियोस जो थी वो मंजर आम पर आई। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा और धड़ल्ले के साथ अपने ही फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियोस जो हैं वो लगाई गई, जिसमें पता नहीं क्या कारनामा सर अंजाम दिया गया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये कुछ पैसे भी क्या ये हथिया चुका है इस लड़के और लड़की से? क्या पहले से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी था और क्या कुछ पैसे ले भी चुका है? पैसों की डिमांड जो थी हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो शुरू दिन से की जा रही थी, लेकिन लड़के और लड़की की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा था कि वो मजबूर हैं, वो नहीं पे कर सकते। लेकिन जब उस्मान मिर्ज़ा ने ये देखा कि यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है तो उसने ये वीडियोस अपलोड की। इसके अलावा एक और पहलू ये भी, हमारी उस्मान मिर्ज़ा के जो वालिद हैं वहाँ तक भी हमने सोर्सेज के ज़रिए अप्रोच किया और उनकी जानिब से ये कहा गया है, सख्त बरहमी का भी इज़हार किया गया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो पहले से ही उस्मान मिर्ज़ा की ऐसी हरकत की वजह से तंग थे और अब वो इससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। उस्मान मिर्ज़ा से कोई किसी किस्म का अब उनका ताल्लुक नहीं है। बाकायदा ये उनकी स्टेटमेंट है जो कि उस्मान मिर्ज़ा के वालिद ने हमें रिकॉर्ड करवाई है, बताई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उवैस हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि यकीनन आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं, क्या बदनामी का खौफ होता है, डर होता है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि इस लड़के और लड़की की तरफ से जो है वो कोई कार्रवाई नहीं वो करना चाहते।
اور مزید اس کو آگے پرسو نہیں کرنا چاہتے، یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل قسم کی بات ہے، لیکن ابھی جتنی بدنامی ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے، آلریڈی ہو چکی ہے، اور بڑا ظلم ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور بڑا ستم ہوا ہے. آپ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا، پورا ملک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یقیناً اس کے اوپر جو کارروائی ہے ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، اور بالکل میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو اس کو اینڈ تک پرسو کرنا چاہیے، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آئندہ اس معاشرے میں جو ہے وہ سدھار کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. خبر یہ ہے جی کہ مرتضی وہاب کو کراچی کا نیا ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا. پیپلز پارٹی کی رہنما مرحومہ فوزیہ وہاب کے صاحبزاد مرتضی وہاب فی الوقت سندھ حکومت کے مشیر ماحولیات کے طور پر کام کر رہے ہیں. مرتضی وہاب کی بطور ایڈمنسٹریٹر تعیناتی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے احکامات پر کی جا رہی ہے، اور اس تجویز پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی امریکہ سے وطن واپسی پر مرتضی وہاب کی بطور ایڈمنسٹریٹر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے صدر کراچی اور رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی کس تجربے کی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے. وہ کراچی کی ذمہ داری سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں. سندھ حکومت پیسے کے لیے آئینی راستے اور چور دروازوں کا استعمال جو ہے وہ بخوبی جانتی ہے. سندھ حکومت کے ایم سی میں جیالوں کی فوج تیار کر رہی ہے. کراچی کے باقی سٹیک ہولڈرز کیا رائے رکھتے ہیں، ان میں سے ایک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب، ان سے اس بارے میں بات کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ موجودہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے لائق احمد، جو سیکرٹری بھی ہیں اور 2015 میں بھی ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، ان کو ہٹا کر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کیوں لگانا چاہتی ہیں آخر حکومت، اور کیا کراچی کے مسائل کا حل مرتضی وہاب کے پاس نکل آئے گا، کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ ہر وقت مسائل میں گھرا رہتا ہے. پانی کا مسئلہ اگر ہو تو وہ وہاں پر ہے، بارش ہوتی ہے تو کراچی ڈوب جاتا ہے، یعنی سیوریج کا مسئلہ بھی وہاں پر ہے، بجلی کا مسائل بھی وہاں پر ہیں، جو اور لاتعداد قسم کے مسائل جو ہیں وہ کراچی کے مسائل ہیں، اور کراچی کے شہری جو ہیں وہ اس چیز کا شکوہ یا گلہ کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی آئے ان کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں اور سو طرح کے مسائل ہیں، تو آخر کیوں کراچی کے مسائل کو جو ہے وہ حل نہیں کیا جا رہا؟ کراچی کو معاشی ہب کہا جاتا ہے، کراچی کو ایک ایسا شہر کہا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا حصہ آپ کی اکانومی کا جو ہے وہ اس کا انحصار کراچی کے اوپر ہے، اگر اس طرح کہیں تو غلط نہیں ہوگا. تو کیوں آخر کراچی کے مسائل کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی یا کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ اب اس میں اور فیکٹرز آ جاتے ہیں. یقیناً سیاست اس کا ایک بہت بڑا اس میں ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ کراچی کے اوپر جو ہے وہ ان کی حکمرانی ہو، ان کی حکومت ہو، اور اس سیاسی جنگ یا کھینچا تانی میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے عوام پس کر رہ جاتی ہے. کراچی کے عوام کے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں نکل پاتا ہے ایک اقتدار کے لیے یا کرسی کی جو جنگ ہوتی ہے اس کے لیے. وسیم اختر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، سابق میئر کراچی. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. وسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں سمپل سا ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ لائق احمد صاحب کو ہٹا کر مرتضی وہاب کی تعیناتی ایز کراچی ایڈمنسٹریٹر کیسا فیصلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہے. اچھا. اور میں اس پولیٹیکل پارٹی جو کہ بہت پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے یہ امید نہیں تھی مجھے، جو کہ ڈیموکریسی کے ڈھول بجاتی رہتی ہے، کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ایک مطلب یہ میرے نظر میں ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ، وڈیرا مائنڈ سیٹ، کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہے. کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، کہ آپ کسی پولیٹیکل آدمی کو ایڈمنسٹریٹر بنا رہے ہو. ایک بہت بڑی جماعت ایم کیو ایم، جس کی حکومت تھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے، میئر تھا اس کا، ڈیپٹی میئر تھے اس کے، چیئرمین تھے، 6 ڈسٹرکٹ میں سے 4 ڈسٹرکٹ اس کے تھے، 2/3 میجورٹی تھی کاؤنسل کے اندر،
उससे आप कंसेंट नहीं कर रहे हो, उससे मशवरा नहीं ले रहे हो, आप डिक्टेटरशिप का मुजाहिरा कर रहे हो। कहाँ गई जमहूरियत आपकी? नहीं तो वसीम साहब, क्या इसके पीछे कुछ आप सियासी मकासद हासिल करना हो सकते हैं इसकी वजह? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है। देखें, एमक्यूएम जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी स्टेक होल्डर है, उससे बैठ के बात करनी चाहिए। देखें, नेशनल असेंबली में भी या फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाती है कंसेंट से। ऑपोजिशन को भी बिठाया जाता है, कैबिनेट कंसेंट से बनती है, मशवरे से बनती है, और जब तक इलेक्शन नहीं होता तो वो न्यूट्रल लोग रहते हैं वहां, प्रोविंशियल में भी और फेडरल में भी। यहां आपको कम से कम कोई नॉर्म्स रखने थे। आप सियासी जमात हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी आप, तो एक पॉलिटिकल, हमें उस शख्स से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुर्तजा वहाब से अगर वो हैं, हमें तो पॉलिटिकल एजेंडे से इख्तिलाफ है कि आपका एक बहुत बड़ा बैगेज है। 13 साल की हुकूमत है आपकी सिंध में, आपने कराची को तबाह किया है। वसीम अख्तर साहब, आपको कोई पॉजिटिविटी दिखती है इसमें कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी पीपल्स पार्टी का होगा, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी, तो शायद वो वाले मसाइल ना हो कि इख्तियारात जो है, हमें बिल्कुल याद है, आपको मैंने कितनी बार इंटरव्यू किया, जब आप मेयर बने तब भी, बीच में भी, और जब आप जा रहे थे तब भी, और आपने कहा कि इख्तियारात वाला बड़ा मसला है जी, आप तो बिल्कुल बेबस किस्म के मेयर हैं। तो आपको नहीं लगता कि शायद कोई थोड़ा इस तरीके से पॉजिटिव हो कि शायद अब अगर दोनों चीज़ें इनके पास हैं तो अब इख्तियारात वाला मसला नहीं होगा, शायद कराची के अवाम के मसाइल का कोई हल निकल आए? नहीं, ऐसा नहीं है। 13 साल से पूरे सिंध की हुकूमत इनके पास है। इनका बहुत बड़ा बैगेज है बैड गवर्नेंस का। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं। 13 साल में एक बस नहीं चला सके इस शहर में, और फिर 13 के बाद 10 महीने तो मुझे हटे हुए हो गए हैं। आपने क्या किया? सारे महकमे तो वैसे ही आपके पास हैं। अगर केएमसी भी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट का है, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हेड करता है। आप ने तो कुछ भी नहीं किया, और आप अब एक पॉलिटिकल आदमी लेके आ रहे हो, और उसके मातहत फिर इलेक्शन भी होंगे। तो ये तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है इस शहर के साथ मजीद, और हम इस पे कोर्ट में भी जाएंगे, हम इस इशू को कोर्ट में भी लेके जाएंगे। ये बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल एजेंडे पे काम हो रहा है। और जहां तक आपका ये सवाल था कि शायद कोई पॉजिटिविटी आए, तो पूरा मुल्क जानता है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से कोई पॉजिटिविटी आ नहीं सकती। 13 साल में आ चुकी होती, लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता, दादू बन चुका होता। कराची को तो छोड़ें, हैदराबाद कराची तबाह हो चुका है। तो इनसे एक्सपेक्ट करना, मैं नहीं समझता कि सिवाय पॉलिटिकल एजेंडे के और कुछ भी नहीं है। और ये एक पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हमारे जो इदारे हैं वो देखें इस चीज को कि एक पॉलिटिकल आदमी, देखें, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने वाला कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता, और केयर टेकर में न्यूट्रल आदमी चाहिए होता है, न्यूट्रल मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो अब 18 अमेंडमेंट के बाद यहां डिक्टेटरशिप है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी तो एक ढोंग है, यहां डिक्टेटरशिप चल रही है, वडेराइज्म चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब कि आप मेयर के अहदे पर भी फाइज रहे हैं, जो इख्तियारात मेयर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास इस वक्त मौजूद हैं बाय द बुक, तो वो इस कदर इख्तियारात हैं कि उनसे मसाइल का हल निकाला जा सकता हो, जिस तरह पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, नजायज़ तजावुज़ात या सड़कों का मसला है, इतने इख्तियारात हैं क्या? 2013 का जो SLG है वो मैं समझता हूं रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए, और फिर से बैठ के जो दुनिया भर में बड़े शहरों में इख्तियारात मेयर के होते हैं उनको देखना चाहिए कि बड़े शहर तरक्की कैसे कर रहे हैं, क्या क्या इख्तियारात हैं। दूसरे शहरों में तो पुलिस भी मेयर के मातहत होती है। यहाँ तो ना, जब मैं मेयर था, ना वाटर बोर्ड मेरे पास था, लेकिन ना कचरा उठाने की जिम्मेदारी मेरे पास थी, ना ट्रांसपोर्ट मेरे पास था। लेकिन देखिए ना, ये इख्तियारात भी तो आप लोगों ने ही वापस लिए थे मेयर से। यकीनन मैं सोच रही थी कि जब आप मेयर बने होंगे तो यकीनन वो वक्त आपको ज़रूर याद आया होगा कि क्यों मेयर से वो इख्तियारात लिए। मैं नेमतुल्लाह वाले टाइम की बात कर रही हूँ कि जब इख्तियारात जो है वो उनसे वापस लिए गए थे, जमात इस्लामी के जब मेयर मौजूद थे, तो आप लोगों की हुकूमत थी उस वक्त, मेयर से उस वक्त इख्तियारात वापस लिए गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है।
نعمت اللہ صاحب کے بعد ایم کیو ایم کے میئر تھے, ناظم تھے, سارے اختیارات ان کے پاس تھے. کوئی ایسا محکمہ جن کو میں گنوا رہا ہوں, واٹر بورڈ میرے پاس نہیں تھا, بلڈنگ کنٹرول میرے پاس نہیں تھا, ماسٹر پلان میرے پاس نہیں تھا, ٹرانسپورٹ میرے پاس نہیں تھا, کچرا اٹھانے کی ذمہ داری میرے پاس نہیں تھی. لیکن پہلے آپ تو یہ کیسا میئر ہے جس کے پاس یہ سارے محکمے نہیں ہیں؟ چیف منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اختیارات واپس لیتی رہی. ٹوٹل اختیارات پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. یہ نہ خود کام کرتی تھی نہ کرنے دیتی تھی. چھوڑ دیں میرے ٹینیور کو, 13 سال سے اس کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی. کیا دیا پورے صوبے میں, کیا دیا؟ چھوڑ دیں کراچی کو. کیا 7 میں کچھ ہو گیا؟ کیا لاڑکانہ میں کچھ ہو گیا؟ صحیح. کیا دادو میں کچھ ہو گیا؟ تھر کے اندر بچے آج بھی مر رہے ہیں. تو مائنس پرفارمنس ہے, مائنس. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بیڈ گورننس کی مثال قائم ہوئی ہے. سابق میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. جب یہ میئر تھے تب بھی جو ہے وہ اختیارات کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ میں بالکل بے بس قسم کا میئر ہوں اور میئر کوئی اختیارات جو ہیں وہ نہیں ہیں. اب جی مرتضیٰ وہاب صاحب آ گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر, اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات. بہرحال اگر ہم تمام معاملے کو دیکھیں تو سیاست ہی سیاست ہر جگہ نظر آتی ہے. کھینچا تانی کی کسی کیفیت ہے جو ایک پارٹی اپنی طرف کھینچتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے. وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے حل نکالنا ہے کراچی کا, پھر سندھ حکومت بھی کہتی ہے ہم نے بھی نکالنا ہے, پھر ایم کیو ایم بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے حل نکالنا ہے, لیکن حل جو ہے وہ نکل کے نہیں دے رہا کراچی کے مسائل کا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. دنیا بھر میں کرونا کے خلاف ویکسین لگائی جا رہی ہے اور اس وائرس سے متاثر بیشتر ممالک نے لاک ڈاؤن ختم بھی کر دیا ہے. پاکستان بھی کافی حد تک کرونا سے چھٹکارا پا چکا ہے. صورتحال اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی تشویشناک نہیں جتنی پہلے تھی. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ چند روز قبل برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے کرونا سے بہتر انداز میں نمٹنے والے ممالک کی فہرست میں ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد پاکستان کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے. لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز پھر سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1683 کیسز سامنے آئے ہیں. کرونا کے باعث مزید 24 افراد انتقال کر گئے ہیں. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ 3.3% رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی خبردار کیا ہے کہ کرونا کے کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں. کرونا کی چوتھی لہر بے قابو ہوئی تو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی بھارتی قسم بنگلہ دیش اور افغانستان پہنچ گئی ہے. اس کے بعد پاکستان آنے کا بھی خطرہ ہے. وائرس اپنی جو ساخت ہے یا نوعیت ہے اس کو تبدیل کر چکا ہے اور مسلسل تبدیل کر بھی رہا ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم نے عوام سے ماسک پہننے کی اپیل بھی کی ہے. جو ہندوستان کا جو انڈین ویریئنٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی ہے. بنگلہ دیش میں بڑا برے حالات ہیں, وہاں پھیل گئی ہے. افغانستان وہ پہنچ گئی ہے. لیکن ابھی تک اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا. ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے. آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں, خاص طور پہ عید کے دوران یہ ماسک کی کمپلائنس دیکھیں. یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑے. سربراہ NCOC اسد عمر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پورے ملک میں کیسز بڑھ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ عید پر پابندیاں لگائیں اور عید کا مزہ خراب ہو. صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں کیسز بڑھ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں کرونا بہت بڑھ رہا ہے. ہم نے وہاں الیکشن ملتوی کروانے کی پہلے ہی تجویز دے دی تھی. مظفر آباد میں کرونا مثبت کیسز کی شرح ڈبل ڈیجٹ ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے, الیکشن کروانا ہے تو SOPs جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا پڑے گا. لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ضرورت پڑی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ضرور جائیں گے. صرف اسلام آباد نہیں, پورے پاکستان کے اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو ہماری جو مثبت شرح ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں چاہتے کہ عید کے بعد خدا نخواستہ آپ بیمار ہوں, عید کا مزہ ختم ہو جائے. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن تو کنٹینیو کریں گے لیکن مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کل خط گیا ہے NCOC سے, وہ خط گیا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر الیکشن کمیشن کو اور ہم نے وہاں پہ نشاندہی کی ہے. ہم نے تجویز دی تھی کہ اگر سارے لوگ مل کر اس کو 2 مہینے اور مؤخر کر لیتے.
साथ ही वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि इस वक्त हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, उसका फ़ायदा उठाएं, वैक्सीन लगवाएं। चौथी लहर से निकल गए तो अपने मुल्क को इस तबाही से बचा सकते हैं जो दीगर ममालिक में फैली हुई है। बहरहाल एक तरफ कोरोना वायरस की चौथी लहर का खतरा मंडला रहा है तो दूसरी तरफ अवाम की तशवीश में शदीद हद तक इजाफा हो गया है। अवाम की बड़ी तादाद हुकूमती वार्निंग्स को बहुत लाइट ले रही है। अवामी हल्कों में कहा जाता है कि बस हुकूमत तो ऐसे ही डरा रही है और भी तरह तरह की बातें की जाती हैं, मगर हकीकत क्या है, चौथी लहर का खतरा क्यों मंडला रहा है और खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को अगर इस पर बात करना पड़ गई है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और ये लहर माजी की 3 लहरों से ज़्यादा खतरनाक क्यों हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे और खासतौर पर जानेंगे कि भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में किस तेज़ी से फैल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो है वार्निंग जारी की गई तो यकीनन ये एक सीरियस किस्म की चीज़ है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लोग अभी फ़िलहाल जो है वो इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। ईद आने वाली है, एक्टिविटीज़ आपको पता है बढ़ जाती हैं, लोगों का ये ख्याल है कि शायद अवाम को डराया जा रहा है। क्या सूरत हाल है असल में? देखिए जी, जिस तरह से आपके सबके इल्म में है कि पहली जो सेकंड वेव और थर्ड वेव थी जो इससे पहले आई थी वो उस वक्त आई थी जबकि पाबंदियों में नरमी की गई थी। पहले सारी स्मार्ट लॉकडाउन्स थे, बाकी मार्केट प्लेसेस, कारोबार वगैरह जब फर्स्ट वेव के बाद बंद किए गए थे तो उसके बाद केसेस डाउन नीचे आए थे, मगर जैसे ही पाबंदियां लिफ्ट की तो सेकंड वेव आ गई। सेकंड वेव के बाद फिर दोबारा से कुछ पाबंदियां की गई और फिर केसेस नीचे आए, और जैसे ही वो पाबंदियां लिफ्ट की गई थी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले थे, पब्लिक प्लेसेस खोला गया था, तो थर्ड वेव आ गई थी। अब भी हम लोग यही समझ रहे थे, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो असद उमर साहब ने आज से कुछ दिन पहले शेयर की थी, और उन्होंने कहा था कि जुलाई में बड़ी ईद के बाद एक फोर्थ वेव का खतरा मौजूद है। और इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी रेशियो जो 2 से नीचे चला गया था और कई जगहों पे 1 से भी नीचे चला गया था, वो आज 3.3 आया है, और ये कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड है जो पिछले 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने भी आज यही बात की है कि अल्लाह का बड़ा ख़ास करम रहा है हमारे ऊपर और हम काफ़ी हद तक बचे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चौथी लहर जो है वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, भारतीय वेरिएंट की बात की जा रही है, तो मुझे ये बताएगा कि चौथी लहर किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है और किस तेज़ी से फैल रही है? हमें कुछ आइडिया तो है कि भारत में कितनी तबाही मचा चुका है ये वेरिएंट? देखिए, ये जो भारतीय वेरिएंट जिसको डेल्टा वेरिएंट भी कहते हैं, ये डेफिनेटली पहले वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है। ऑलरेडी जो ओरिजिनल वायरस था उससे यूके वेरिएंट जो है वो कई गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल था। अब ये वाला जो वेरिएंट है ये यूके वेरिएंट से भी ज्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है और ये बहुत तेजी से फैलता है। मगर अच्छी खबर इसमें ये है कि ये इसकी डिजीज सीरियस उतनी जितनी पहले थी उतनी ही सीरियसनेस है डिजीज की। अच्छा, एक और कंसर्न डॉक्टर साहिबा ये है लोगों का, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइनीज़ वैक्सीन, ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे यहाँ वो वैक्सीन ही लगी है, लोगों का ये कंसर्न है कि ये जो भारतीय वेरिएंट जिसको आप डेल्टा वेरिएंट भी कह रही हैं, क्या इस वेरिएंट के खिलाफ वो वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर रही है जो लग रही है हमारे यहाँ? जी, अभी तक जितने भी वेरिएंट्स मौजूद हैं उनके खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो चाइनीज है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, जो भी वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं वो इन वेरिएंट्स के खिलाफ मौसर है। मगर एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि कोई वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं होती है। वो आपको पता है कोई 80%, 85, कोई 92%, इसलिए एक छोटी सी परसेंटेज जो कि वैक्सीनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा फिर से एक बार क्लियर कर दीजिएगा, बिकॉज भारतीय वेरिएंट जो है अभी पाकिस्तान के लिए नया है, क्या कुछ इसके ऊपर आप लोगों ने काम किया है कि इसके खिलाफ भी जो वैक्सीनेशन है वो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ? जी बिल्कुल, जो इस वक्त वैक्सीनेशन इस्तेमाल हो रही है वो डेफिनेटली इस वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। और अगर किसी को वायरस होता भी है तो डिजीज की इंटेंसिटी बहुत माइल्ड होती है, सिवियर डिजीज फॉर्म होती है आफ्टर वैक्सीनेशन। सही है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत। एक के बाद एक लहर कोरोना की और चौथी लहर भारतीय वेरिएंट को लेकर के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हमें आगाह कर दिया है, वार्न कर दिया है। यकीनन अगर वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बात करते हैं तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों के ऊपर और जिम्मेदार किस्म की पोस्ट के ऊपर है, तो यकीनन ये सीरियस लेने वाली बात है। और इसके हवाले से क्या एहतियातें करनी चाहिए इस पर बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वही एहतियातें करनी चाहिए जो कि पहले 3 वेव्स में हम करते रहे हैं। वी होप कि ये एहतियात की जाएगी और पाकिस्तान को इस चौथी लहर
سے بھی ہم جو ہے وہ نکال لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.